नमस्कार, वेलकम टू राइट टू इन्फॉर्मेशन क्लासेस। राइट टू इन्फॉर्मेशन के फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर रखा है, आप देख सकते हैं। सेकंड पार्ट हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 4। सेक्शन 4 इज सू मोटो डिस्क्लोजर। सेक्शन 4 को ध्यान में रखना है। सेक्शन 4 इज सू मोटो डिस्क्लोजर और सेक्शन 4 के बाद से हम सेक्शन 8 पर लैंड करते हैं। सेक्शन 8 में कुछ एक्सक्लूजन है, कुछ एजेंसीज को हमने एक्सक्लूड कर दिया है आरटीआई एक्ट से। ऐसी क्या खास बात है कि कुछ डिपार्टमेंट को हमने आरटीआई एक्ट से बाहर रखा है। संभवतः देश की संप्रभुता सर्वोपरि है, देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और देश के बाहरी देशों के साथ आपसी संबंध को बनाए रखना भी सर्वोपरि है। और डेमोक्रेटिक कंट्री में तरह तरह के लोगों के इंटरेस्ट होते हैं, इसलिए आरटीआई का दुरुपयोग करके कोई देश की सॉवरेनिटी को कोई आंच न पहुंचा दे, देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ न कर दे और दो देशों के अच्छे संबंध को कोई कड़वा न बना दे। इसलिए देश के कुछ विभागों को आरटीआई एक्ट से बाहर रखा गया है। वो एक्सेप्शन टू द आरटीआई एक्ट और वो सेक्शन 8 में बताया गया है। हमें ये देखना है कि क्या हमारा डिपार्टमेंट कोई ऐसा है जो इस एक्सेप्शन में आता है। कौन कौन सा डिपार्टमेंट है देखते हैं। सेक्शन 8(1)(a) में है इट अफेक्ट्स द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन जिससे हमारे सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को अफेक्ट होता हो, वो इंफॉर्मेशन हम शेयर नहीं करेंगे। मैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हूं और जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है और जो इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है उसको अगर डिसेमिनेट करने से मुझे ऐसा लगता है कि देश के संप्रभुता और देश की एकता को खतरा है, इससे वो इंफॉर्मेशन हम शेयर नहीं करेंगे। It has been expressly forbidden to be published by any court of law। कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है जो कोर्ट भी उसको डिस्क्लोज नहीं करेगी। It causes breach of privilege of the parliament और state legislature। अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, अभी तक वो प्राइवेटली रखी गई है, जो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर का हो चाहे पार्लियामेंट का हो, उसको भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। Information is held in commercial confidence, trade secrets and intellectual property। कुछ ट्रेड सेक्रेट्स होते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पास हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के पास हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के पास भी हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के पास भी हो सकता है, रेलवे के पास हो सकता है। कुछ ऐसे कमर्शियल कॉन्फिडेंस है, कुछ ऐसे ट्रेड सीक्रेट्स हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के टाइप के आते हैं और उनको रिवील नहीं कर सकते। इफ इंफॉर्मेशन इज हेल्ड इन फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, अगर कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन हमारे पास रखे हो जो एक ट्रस्ट के जैसे रखा हुआ हो, एक आपसी विश्वास पर रखा हुआ है, उस इंफॉर्मेशन को हम शेयर नहीं करेंगे। इफ इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन कंट्री, अगर दूसरे किसी देश से गोपनीय तरीके से इस कंडीशन के साथ इंफॉर्मेशन आया है कि यहाँ पर भी उसे सीक्रेट ही रखा जाएगा, हम उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे जी। इफ द इंफॉर्मेशन इंडेंजर्स द लाइफ और फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने से किसी व्यक्ति की लाइफ और उसकी फिजिकल सेफ्टी जो है वो डेंजर में पड़ती है, वो इंफॉर्मेशन हम शेयर नहीं करेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आकर के कुछ इंफॉर्मेशन दिया कि वहां पर कुछ लोग बदमाशी करने वाले, कुछ लूटिंग करने वाले, कुछ डकैती करने वाले हैं, वो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमने जा करके उनको रंगे हाथ पकड़ लिया, उनको उठा करके जेल में डाल दिया। अब वो जानना चाहते हैं आरटीआई के थ्रू कि आपको किसने बताया था। नहीं बताएंगे जी, ये आरटीआई एक्ट में नहीं आता। अगर बता दिए तो उसको तो मार देंगे ये लोग। इफ इट इम्पीड्स द प्रोसेस, द इन्वेस्टिगेशन और कंप्रीहेंशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर, कुछ ट्रायल के ऐसी चीजें स्टेजेज हैं जहां पे इंफॉर्मेशन को कुछ दिन तक के उसको प्राइवेटली रखा जाता है, बाद में उसको डिस्क्लोज किया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में भी उसको डिस्क्लोज नहीं करना है। कैबिनेट पेपर्स इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डेलिबरेशंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेक्रेटरीज, कैबिनेट के कुछ पेपर्स हैं
अगर ऑफिशियल में वो अगर सीक्रेट है तो है। इफ इट इन्फ्रिंजेस कॉपीराइट, कॉपीराइट आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है कॉपीराइट, कॉपीराइट के इन्फ्रिंजमेंट भी आप नहीं कर सकते। रीजनेबल सेवरेंस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द डिस्क्लोजर, कुछ ऐसे भी इंफॉर्मेशन होते हैं जिसमें से हो सकता है कि 2 लाइन सेक्रेट नहीं लग रहा हो, बाकी के 2 लाइन सेक्रेट लग रहे हो, और उन दोनों को वो नॉन सेपरेबल है, उनको अलग नहीं कर सकते, तो ऐसे भी इंफॉर्मेशन हम नहीं दे सकते हैं। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, तीसरी पार्टी का इंफॉर्मेशन भी हम शेयर नहीं कर सकते हैं। थर्ड पार्टी का इंफॉर्मेशन जैसे टैक्स रिटर्न हो गया, पब्लिक इंटरेस्ट आउटसाइड इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड पार्टी हो गया, थर्ड पार्टी का इंफॉर्मेशन है, मैं उसको शेयर नहीं कर सकता। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन मेरा क्रिएशन का है उसको मैं करूंगा, जो थर्ड पार्टी का इंफॉर्मेशन है मुझे उससे पूछना पड़ेगा कि मैं शेयर करूं क्या। इन पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ विच हैज नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक एक्टिविटी, मेरे सर्विस नंबर से किसको क्या जरूरत पड़ गई, मेरे एम्प्लॉय नंबर से बाहर वालों को क्या चाहिए, तो जब उनको कुछ रिलेवेंट ही नहीं है तो ऐसी चीजें मैं शेयर भी नहीं करूंगा। ओनली इंफॉर्मेशन विच कैन बी डिनाइड टू द पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, जो पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर क्या क्या इंफॉर्मेशन डिनाई कर सकती है वो सेक्शन 8 के 1 के में लिखा हुआ है। ये सारे जो भी एक्सेप्शन है ये सेक्शन 8 में ही चल रहे हैं। इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन इन द पब्लिक इंटरेस्ट इफ इट outweighs the harm to the protected interest, कुछ इसमें एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है। इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड ऑन एनी इवेंट और मैटर विच हैज टेकन प्लेस 20 years बिफोर द डेट ऑफ आरटीआई, अगर 20 साल पहले का कोई भी इंफॉर्मेशन है वो सारे इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं। कौन कौन सा इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं वो 8(3) में दिया हुआ है। अब ये है कि आरटीआई के बारे में इतना आपने जान लिया, राइट टू इंफॉर्मेशन क्या होता है, पीआईओ क्या होता है, पब्लिक ऑथोरिटी क्या होती है, और राइट टू इंफॉर्मेशन में क्या क्या आप हासिल कर सकते हैं, और सेक्शन 4 में सुमोटो डिस्क्लोजर किस किस चीज का करना है, और सेक्शन 8 में क्या क्या चीज मना कर देना है। अगर इतनी चीज आप जान लिए तो अब यहां से देखते हैं कि आरटीआई एप्लीकेशन चाहे एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। आरटीआई एप्लीकेशन का प्रोसेस जान लेते हैं। एवरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैज अपॉइंटेड वन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जितने भी हम सब ब्रांच मैनेजर्स हैं हम लोग पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं। तो जो ब्रांच मैनेजर हैं उनको दे आर एक्स ऑफिसियो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एंड अ हायर ऑफिसर कॉल्ड फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, मेरे से ऊपर जो होंगे वो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी होंगे। द आरटीआई एप्लीकेशन शुड बी एड्रेस्ड टू द पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को एड्रेस करना है, मेरे डायरेक्टर को एड्रेस करती है, मेरे कमिश्नर को एड्रेस करती है, मेरे डीजी को एड्रेस कर दिए। क्या मतलब है भाई, इंफॉर्मेशन कहाँ का है, जहां का इंफॉर्मेशन है वहां के पीआईओ को पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को एड्रेस करना है। The RTI application should be addressed to the PIO of that concerned department to which the information relates. The PIO is appointed to provide information on RTI application. The PIO is supposed to provide information within 30 days of the receipt of the application. Application आपने 10 तारीख को भेजा और मुझे 20 तारीख को मिला, ये 10 तारीख से काउंट नहीं होगा। मुझे सपना आ रहा है क्या कि मैं आपने 10 तारीख को एप्लीकेशन डाल दिया है, मैं इंफॉर्मेशन के प्रति तभी जिम्मेदार हूं जब मेरे पास इंफॉर्मेशन आता है कि मुझे आपसे ये चीज चाहिए। तो मुझे अगर 20 तारीख को मिलता है तो 20 तारीख से 30 दिन तक मेरे पास टाइम है, उस 30 दिन के भीतर मुझे रिप्लाई देना है। स्टेप 2 क्या है, व्हेन द एप्लीकेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, मैंने जो भी 30 दिन के भीतर उनको रिप्लाई दिया, इंफॉर्मेशन शेयर किया, अगर वो मेरे दिए हुए इंफॉर्मेशन से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, फर्स्ट अपील में वो जा सकते हैं। फर्स्ट अपील जो होगा वो लिखा रहता है, जब भी हम रिप्लाई करेंगे तो हम उनको बोलेंगे कि इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड यू कैन मेक अपील टू द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का ये एड्रेस है भैया, ले लो, भेज देना, जो करना है सो करना है। सेकंड में द फर्स्ट अपील शुड बी फाइल्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट व्हेन इंफॉर्मेशन हैज रिसीव्ड, जिस दिन इंफॉर्मेशन उनको एप्लीकेंट को मिल जाता है और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को 30 दिन के भीतर वो अपील में जा सकते हैं। द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी मे कॉल द अपीलेंट एंड द पीआईओ फॉर हियरिंग, अगर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी चाहे
तो अप्लीकेंट को भी बुला सकती है और पीआईए को भी बुला सकती है, दोनों को सुनेगी। द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी शुड डायरेक्ट द पीआईओ टू प्रोवाइड ASPA and provide a written order within 30 days of receipt of the information। मतलब अगर अपीलेट अथॉरिटी सेटिस्फाइड है, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी उनको बोलेगी आप 30 दिन के भीतर इनको इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। Step 3, if the appellant is not satisfied with the information then provided or denied, then he may file a second appeal। ऐसा है कि पीआईओ से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हुए और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हुए, सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी के पास आप जा सकते हैं। सेकेंड अपील जो होगा वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास होगा, बहुत बड़े हैं, तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास सेकेंड अपील होगा और उसमें आपको 90 डेज का टाइम दिया जा रहा है। 90 दिन के भीतर आप चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को सेकेंड अपील में जा सकते हैं। If still satisfactory response is not received by the appellant, he may approach the High Court in writ petition। अगर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के द्वारा दिया हुआ इंफॉर्मेशन भी आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, आपके पास ऑप्शन खुला हुआ है, आप रीट डालिए और आप हाई कोर्ट चले जाइए। कौन सा रीट होगा? रीट ऑफ मैंडेमस होगा, मैंने पढ़ा रखा है। रीट ऑफ मैंडेमस में क्या बोलेंगे? प्लीज गिव हिम कमांड, प्लीज ऑर्डर हिम टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। रीट इज ए स्पेशल पिटीशन। सो आप हाई कोर्ट में रीट लेकर के जा सकते हैं और हाई कोर्ट अगर ऑर्डर देती है तो इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, अभी हमने पढ़ा कि कौन कौन लोग रिस्पॉन्सिबल है, पब्लिक अथॉरिटी कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है देने के लिए। तो उसमें अगर स्टेट गवर्नमेंट है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल, कलेक्टर, पुलिस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मंत्रालय, डिपार्टमेंट कंट्रोल फॉर्म्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये सब लोग आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में रेलवे, एयरलाइन, पासपोर्ट ऑफिस, बैंक, डिपार्टमेंट कंट्रोल फाउंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सब आते हैं इसमें, ये SIPF सब आ जाएगा। अब जब इतने लोग आ जाते हैं तो कौन नहीं आते हैं? एजेंसी विच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम RTI, वो किस बेसिस पे हो रहा है? सेक्शन 8 के बेसिस पे हो रहा है। सेक्शन 8 के बेसिस पे कौन कौन एजेंसी एक्सक्लूड हो रही है RTI से? इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, DRI, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, एविएशन रिसर्च सेंटर, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, BSF, CRPF, ITBP, CISF, NSG, असम राइफल्स, स्पेशल सर्विस ब्यूरो, CID, क्राइम ब्रांच, स्पेशल ब्रांच एंड डिफेंस। Defense is also excluded। RTI application for the state government department, RTI application का स्टेट गवर्नमेंट का भी है, वहीं 10 रुपया का फी डालिए, 10 रुपया का फी डाल करके और आप उसी तरीके से PIO के पास भेजिए और PIO से आप 30 दिन के भीतर आप एप्लीकेशन ले सकते हैं। फर्स्ट अपील में जाना है तो 20 रुपया का एप्लीकेशन डालिए और आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये 10 रुपया वाला जो है, या तो आप उस ऑफिस में जाकर के सीधे भी 10 रुपया दे सकते हैं और उनसे रिसीट ले सकते हैं, नहीं तो 10 रुपया का पोस्टल ऑर्डर ले सकते हैं, 10 रुपया का DD ले सकते हैं, 10 रुपया का कोई स्टाम्प लगा सकते हैं, सब चलता है। फर्स्ट अपील जो है वो 30 दिन के भीतर आपको करना है, सेकेंड अपील आप 90 दिन के भीतर कर सकते हैं। अब ये है कि पेनाल्टी, डिनायल एंड कंपेंसेशन। अब मान लीजिए कि RTI में उसने एप्लीकेशन डाला, एप्लीकेशन को रख करके आप सो गए, महीना, 2 महीना, 4 महीना तक सो गए, तो एक्ट का क्या हुआ? एक्ट तो नहीं सोएगा, एक्ट तो कहीं ना कहीं अपना प्रभाव दिखाएगा। तो PIO कैन बी पेनलाइज्ड बाय CIC, SIC अंडर सेक्शन 20, दैट इज 250 रुपीज पर डे के हिसाब से आप पर पेनाल्टी लगेगी। 30 दिन के बाद जितने दिन तक आपने देर किया है 250 रुपये पर डे के हिसाब से आप पर पेनाल्टी लगा सकता है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर लगा सकता है, चाहे स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जो एज एप्लीकेबल लगाएंगे वो।
सेक्शन 19(8) गिव्स पावर टू CIC SIGs टू ग्रांट कंपेंसेशन टू द अपीलेंट। अगर अपीलेंट को इंफॉर्मेशन ना शेयर करने से कुछ लॉस हुआ है, लीगल लॉस हुआ है, तो अकॉर्डिंगली उनको कंपेंसेट भी किया जा सकता है। रिपीटेड एंड मैलिफाइड डिनायल ऑफ इंफॉर्मेशन बाय PIO कैन रिजल्ट इन नेगेटिव रिमार्क इन हिज एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। अगर बार बार आप इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं और बार बार आप रिफ्यूज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, आप ही के साथ ऐसा हो रहा है, तो ध्यान रखिए आपका एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट खराब होने जा रहा है। इसलिए अगर वो इंफॉर्मेशन का उसके पास राइट है, शेयर कीजिए। अब कुछ ऐसा है कि एज ए अप्लीकेंट अगर कुछ हमें कुछ पूछना हो तो क्या किस तरीके से हमें करना चाहिए, किस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। कई बार आदमी गुस्से में होता है, इमोशनली और इमोशन हाई रहता है, तो क्या करता है, व्हाट, व्हाई, व्हेन ये सब यूज करता है। नहीं करना है। नेवर आस्क क्वेश्चंस लाइक व्हाट, व्हाई, व्हेन। ये राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल इंफॉर्मेशन को लेने के लिए है, सवाल पूछने के लिए नहीं है। सवाल पूछने के और माध्यम हो सकते हैं, प्रश्न पूछने के और भी माध्यम हो सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न नहीं है, यहाँ पर आपको अवेलेबल इंफॉर्मेशन लेना है। जो इंफॉर्मेशन जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में आपको दिया जाएगा। आपके लिए अलग से उस फॉर्म इंफॉर्मेशन को रीड्राफ्ट नहीं किया जाएगा, कोई टाइप नहीं करेगा, कोई टेबल में नहीं बैठाएगा। जैसा इंफॉर्मेशन है वैसे ही आपको दिया जाएगा। तो इसलिए अगर आप एप्लीकेशन में डालते हैं व्हाट, व्हाई, व्हेन you are going to conduct DPC, ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, प्रोवाइड ए कॉपी ऑफ ऑर्डर विच मेंशंस द डेट ऑफ DPC। क्वेश्चन वही आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, पूछने का तरीका गलत हो गया। हम पूछेंगे आप क्यों नहीं कर रहे हैं DPC, ये नहीं पूछ सकते, ये गलत हो जाएगा RTI में, ये इसको रिजेक्ट कर देगा RTI में। सही क्या है, आपने अभी तक DPC करने के लिए जो जो प्रयास किया है उसकी एक एक कॉपी हमें दे दी जाए। ये लो भाई, 2 रुपये पर पेज के हिसाब से, चाहे ये मेरा ईमेल एड्रेस है, इसमें आप भेज दीजिए भाई सॉफ्ट कॉपी। तो इसलिए क्वेश्चन मार्क नहीं डालना है। अगर क्वेश्चन मार्क डालते हैं तो एप्लीकेशंस विल गेट डिसमिस स्टेट में मना कर देगा, नहीं देता जा। उसके बदले में क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ दैट, प्रोवाइड सर्कुलर, प्रोवाइड मिनट्स, प्रोवाइड सैंपल्स, प्रोवाइड GR, प्रोवाइड फाइल नोटिंग, ये सब आप मांग सकते हैं, कॉपी मांग सकते हैं, लेकिन आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं। अब ये एनेक्सर A और एनेक्सर B है, ये एप्लीकेशन कैसा होना चाहिए। आप प्लेन पेपर पे लिख के टाइप करके अब आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बट RTI एक्ट ने एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है कि अगर इतना आप देंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये RTI का ये एनेक्सर A है, ये एप्लीकेशन के लिए फॉर्म है। आप भी ध्यान से इसे देख लीजिएगा, शायद आपके काम आ जाए। और ये अपील का फॉर्म है एनेक्सर B। एनेक्सर A जो है RTI एप्लीकेशन का फॉर्म है, एनेक्सर B जो है फर्स्ट अपील का फॉर्म है, एनेक्सर C जो है वो सेकेंड अपील का फॉर्म है। तो तीनों फॉर्म यहाँ पर अवेलेबल आपको करा दिया गया है। जहां तक चार्जेज की बात हो गई, तो पर पेज 2 रुपये लगता है, पर CD 50 रुपये लगता है। सैंपल का जो उसका कॉस्ट लगेगा वो उसके अनुसार लगेगा। सारे इंफॉर्मेशन 30 दिन के भीतर देना है। 30 दिन के बाद अगर देते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट देना है। 30 दिन के भीतर अगर देते हैं, 10 पेपर 15 पेपर आप मान लीजिए, किसी ने आंसर शीट अपनी मांग लिया, 30 दिन के भीतर देते हैं, 50 पेज का आंसर शीट है, 100 रुपये उसको देना है, जेरोक्स की कॉपी पैसा। और अगर आपने 30 दिन के बाद उसको दिया, आपको फ्री में देना पड़ेगा, पैसा कुछ नहीं लेना है। ऐसा RTI एक्ट में दिया गया है। पर्पस ये है कि टाइमली डिस्पोजल ऑफ RTI एप्लीकेशन होता रहे। तो इस तरीके से RTI का एक दूसरा पार्ट समाप्त हुआ। फिर